आज की क्लास। और आज हम लोग के पास जो मतलब दिमाग में ऐसा ही था कि क्वेश्चन करते हैं, खूब सारे गंदे गंदे। हाँ, तो शुरुआत में अच्छा लगेगा। शुरुआत में क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लगेगा, धीरे धीरे करके वो जो अपनी आदत है ना कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो बुरा लगना शुरू हो जाता है, वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, हम साथ नहीं हैं। क्या हो गया, दे दो ना। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए दे रखा है, क्यू बी दे रखा है, क्यू सी दे रखा है एंड क्यू डी दे रखा है। बातें नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABC, D of side 10 centimeter. What is the force on charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? A, B, C, D. Two microcoulomb minus 5 microcoulomb, 2 microcoulomb माइनस 5 माइक्रोकूलम, ये 4 चार्जेस रखे हुए हैं। पूछा है कि सेंटर ओ ले लेते हैं, वहां पे एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। अरे ठीक है, नेट फोर्स एट ओ। बाकी लोगों को ट्राई कर लेने दो एक बार, फटाफट इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। जीरो। चलो देखते हैं। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखा दूं तो वेट कर ले यार भाई बहनों को अपने, तो लालची हो रहा है। आजा बेटा, तेरा ही इंतजार कर रहे थे सभी लोग, इसे देर से शुरू किया है। अच्छा, कहते रहो तेरा ही इंतजार करते। बैठ बैठ जल्दी बैठ। तो सॉल्व करें। द आंसर इज, अच्छा सबको पता है, चलो देख लेते हैं यार। सबसे पहले अगर मैं ए वाले चार्ज की बात करता हूं तो ये ओ पे जो भी फोर्स देगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा या रिपल्सिव नेचर का। रिपल्सिव। चलो अच्छा बात बताया आपने, इस डायरेक्शन में होगा। लेट अस से इट इज FA। सिमिलरली बी जो है वो इस ओ को जो चार्ज फोर्स देगा वो अट्रैक्टिव नेचर का या रिपल्सिव नेचर का। अट्रैक्टिव। ओके, दिस इज FB। सी की अगर बात करते हैं तो सी अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। रिपेल करेगा, बहुत अच्छे। इट इज FC। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो। डी अट्रैक्ट करेगा, फोर्स FD।
अच्छा, अगर किसी तरह से फोर्स एफ ए और फोर्स एफ सी, जो कि डायरेक्शन में क्लियरली दिखाई पड़ रहा है क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहा है, तो ये डायगोनल के ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर बाय द चांस गलती से एफ ए और एफ सी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो दोनों फोर्सेस क्या करेंगे एक दूसरे को? बहुत अच्छे। सिमिलरली अगर बी और डी एक दूसरे को अपोजिट हो गए, और अपोजिट तो है ही, मैग्नीट्यूड वाइज अगर इक्वल हो गए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल। तो इसका मतलब कि ऐसी कंडीशन पे बी डी को अपोज कर देगा और ए सी को अपोज कर देगा, सभी एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, और नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। बहुत अच्छे। अब जरा ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या ए और सी एक दूसरे के मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है या नहीं है। इस डिस्टेंस की बात करी जाएगी। वैसे तो ये लेंथ दे रखी है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ यहां से यहां तक की डायगोनल का हाफ, 5√2। इवन हर एक डायगोनल के हाफ डिस्टेंस 5√2 लेंथ के बराबर होगी। तो एफ ए की अगर बात करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू के क्यू ए क्यू ओ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वैल्यू की बात करेंगे, चेक करके देख लेना। इसके अलावा आप जब एफ सी की वैल्यू लिखेंगे तो ये भी के क्यू सी मल्टीप्लाइड बाय क्यू ओ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू लिख के देख लेना, देख लोगे ना? तो ये अगर आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि एफ ए इज इक्वल टू एफ सी, जिसका मतलब इन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को कैंसिल किया। सिमिलरली आप बी और सी को भी बी और डी को भी चेक करके देखेंगे, उससे क्या मिलेगा आपको? इक्वल वैल्यू, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट रिजल्टेंट ऑन द फोर्स चार्ज विल बी जीरो। हाँ बेटा, बेटा उसके बिना तो दो से ज्यादा चार्जेस के बीच में नेट फोर्सेस देख ही नहीं सकते ना। प्रिंसिपल इसीलिए तो बताया था। कूलम्स लॉ कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, बाय द डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ, दो पॉइंट चार्जेस के बीच के में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से दी जाती है। बट वो दो से ज्यादा चार्ज होंगे तो क्या करना है ये नहीं बताता। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जब दो से ज्यादा चार्जेस होंगे तो सभी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन करना। तो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं? सभी फोर्सेस का एडिशन, वेक्टर एडिशन ही तो कर रहे हैं। तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेसिस पे ही तो है। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आसान है, बहुत आसान है। क्या हो गया बच्चा? नहीं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इजी है। क्या कहता है? टू पार्टिकल्स ए एंड बी, बी इज राइट ऑफ ए, हैविंग चार्ज दिस मच एंड दिस मच रिस्पेक्टिवली आर held fixed with separation of 20 centimeter. What should be that? Where should be the third charge particle be placed so that it does not experience a net electric force? मतलब क्या कहने का है? दो चार्जेस हैं A और B, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। ए पे जो चार्ज है वो 8 माइक्रोकूलम है, बी पे -2 माइक्रोकूलम चार्ज है। एक तीसरा चार्ज, एक मिनट, अच्छा तीसरा चार्ज कितने मैग्नीट्यूड का है फर्क नहीं पड़ता, कहां रखा जाए सो दैट कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो। कहां रखा जाए सो दैट उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो।
गलत है। देखो जिंदगी में शॉर्टकट नहीं होते। सभी लोग आईआईटी की तैयारी करने आए हैं ना। एक चीज अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि लाइफ में अगर आपने गलती से भी कभी शॉर्टकट लिया तो जो आपका टारगेट है वो कभी अचीव नहीं होगा। पॉइंट, हाँ, बी से इधर, बिल्कुल सही, यही आना भी चाहिए। शुरू करें सॉल्व करना। आ गया? कहाँ कंफ्यूजन है? क्वेश्चन तो क्लियर है, अंग्रेजी में लिखा हुआ। अंग्रेजी आती है सबको? चलो, मतलब आधी प्रॉब्लम तो हमारी, ये बुरा मान जाता है यार ये। हाँ, देखो सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक तीसरा चार्ज, आओ बेटा आपका इंतजार कर रहे थे, चलो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हम तीसरा चार्ज कहाँ रखें सो दैट कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, यही है ना। तो अगर हम किसी भी रैंडम पोजीशन पे रखने की कोशिश करते हैं, चलो यहां रखने की कोशिश करते हैं, रखने में कोई दिक्कत तो नहीं है। बट अगर मैं कहूंगा कि पॉइंट ए पे, अगर मैं यहां पे पॉइंट ओ बोल देता हूं और यहां पे कोई चार्ज रखता हूं, तो पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा हुआ है वो इसको क्या करेगा, धक्का देगा या अपनी तरफ खींचेगा? चलो एक मान लेते पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ धक्का देगा या अपनी तरफ खींचेगा? धक्का देगा, वेरी गुड। लेट अस से एफ ए मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा। अच्छा, बी पे जो चार्ज रखा हुआ है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा या धक्का देगा? अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा यानी इधर की ओर फोर्स देगा। लेट अस से इट इज एफ बी इन मैग्नीट्यूड। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग के उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं? केवल एक ही कंडीशन में, जब फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, ये इसको आप याद कर लीजिएगा। बेटा इतनी पीछे क्यों बैठे हो? दिख रहा है कितनी उंगलियां हैं? यहां जगह खाली है, आप बैठ सकते हो। हाँ जी, दो फोर्सेस किसी एक पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं, बट केवल एक कंडीशन पे कि वो फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अब जरा इस चार्ज को देखो, क्या इस चार्ज पे दो फोर्स लग रहे हैं? क्या वो पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं? नहीं। अगर वो ना तो पैरेलल है ना तो एंटी पैरेलल है, तो क्या ये नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं? नहीं। और ये जो प्लेन में आप इस तीसरे चार्ज को देख रहे हो, मैं इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे इस चार्ज को रख के ये बात कह सकता हूं। ठीक है, अच्छा क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं इन फोर्सेस को पैरेलल या एंटी पैरेलल कर सकूं? केवल एक पॉसिबिलिटी है कि मैं इस फोर्सेस इन चार्जेस को इस ए बी वाली लाइन के ऊपर प्लेस कर दूं कहीं पे। ये बात ठीक है? यही एक पॉसिबिलिटी है कि मैं इस लाइन पे अगर इस तीसरे चार्ज को प्लेस करूंगा तो ही केवल तो ही फोर्सेस पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकते हैं। अगर पैरेलल हाँ बिल्कुल मैम,
केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि ए बी वाली लाइन पे हम इस चार्ज को रखें और इस पे ऊपर नेट फोर्स जीरो करने की कोशिश करें। अब इस लाइन के ऊपर तीन पोजीशंस हैं, कौन कौन सी हैं? एक ए के लेफ्ट में, एक ए और बी के बीच में, और तीसरा बी के राइट में। ठीक है, अगर मैं ए के लेफ्ट में इस पॉइंट को लेता हूं यहां कहीं, तो ए वाला जो चार्ज होगा वो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स देगा, बी वाला जो चार्ज होगा वो इसको अट्रैक्ट करेगा। ये बात ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मानते हुए। ए वाला जो चार्ज होगा उसे रिपेल कर रहा होगा और बी वाला जो चार्ज होगा उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। बट क्या यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है? क्योंकि हमारी एक कंडीशन और भी थी कि फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए। अगर मैं ए से मिलने वाले फोर्स के बारे में बात करता हूं, ए से मिलने वाले फोर्स के बारे में बात करता हूं, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो ए से इस, ये क्या है, हाँ, ए से इसका जो डिस्टेंस है वो कम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बी के फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। डिस्टेंस कम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, फोर्स ऑब्वियसली ज्यादा होगा। बी से बात करते हैं तो बी से डिस्टेंस ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो बी क्या उतना फोर्स प्रोवाइड कर सकता है? नहीं। क्लियर है ये बात? बी उतना फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। यार अगली क्लास के लिए टाइम है, आपका भी वैन लेट हो गया। अगली बार से आप लोगों का वैन कुछ लेट हो ना तो वैन वाले को पकड़ के ले आना, ठीक है? चलो, तो यहां पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ए से इस पॉइंट की, जिसको हम ओ कह दे रहे हैं, ए से पॉइंट ओ की डिस्टेंस कम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, फोर्स एफ ए की वैल्यू ज्यादा होगी। ओ से बी की डिस्टेंस ज्यादा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो फोर्स कम होगा। यहां पे क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी। फोर्सेस तो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, बट फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो सकते। तो यहां पे क्या यहां पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? नहीं। बीच वाले किसी पॉइंट पे अगर बात कर लें तो कलर बीच वाले किसी पॉइंट पे बात कर लेते हैं, ओ पे। ए उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? हाँ बेटा, चलो एक अगला डायग्राम बना लेते हैं। ये 3D प्लेन में समझ में आया था या नहीं आया था? अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा वो इस चीज को नोट कर ले। एक प्लेन में मिनिमम 3 फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है नेट फोर्स को जीरो करने के लिए, बट एक लाइन पे केवल 2 फोर्सेस से नेट फोर्स जीरो किया जा सकता है। ठीक है, अब जरा फिर से इस की बात कर लेते हैं। ए बी 8 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। प्लेन में अगर बात कर रहे हैं तो हमारे पास केवल 2 ही फोर्सेस हैं उस चार्ज पे, नेट फोर्स जीरो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? किसी को बेटा देखो एक चीज अपने दिमाग में बिठा के रखना, अगर कोई भी बंदा ये सोच रहा है कि अगर उससे कोई डाउट है और वो पूछेगा तो उसे डांटा जाएगा, तो वो ऐसा शक कर सकता है, बट हम डांटेंगे नहीं। ठीक है, आपको अब क्रैक आईआईटी क्रैक आपको करना है ना। कभी किसी आईआईटीएन को देखा है? देखा है? उसकी क्या खास बात होती है? ऐसा क्या होता है जो कि आपको लगता है कि भाई ऐसा तो यार मतलब मजा आ जाता? कुछ है? नहीं, वो तो एटीट्यूड तो बंदे का होता ही है। मेरा नहीं देखा? नहीं, मजाक कर रहा हूं। ऐसा अच्छा, एटीट्यूड के अलावा और कुछ खास बात? उसको ना, उसकी एक और खास बात होती है, उसे कुछ नहीं समझ में आएगा ना पकड़ के पूछ लेगा पहले, नहीं पहले बताओ। आजकल तो मतलब शॉर्टकट का जमाना चल रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक इन सब का।
पता नहीं कुछ लिख देते हैं दो दो वर्ड में, और सामने वाला समझता रहता है, वो बंदा पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन अगर आप अपने घर पे लेके जा रहे हो तो वो कंफ्यूजन धीरे धीरे करके बहुत बड़ी होती है। अटेंडेंस, हे भगवान, कितनी जनसंख्या है भाई। आएगा आएगा, सबका नंबर आएगा। देखो, अपने दिमाग में इस चीज को हमेशा बिठा के रखिएगा कि अगर आप अपने घर पे कंफ्यूजन इकट्ठा करके लेके जाओगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। और आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कंफ्यूजन होता ही होता है। और अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है। और कंफ्यूजन खत्म करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ भी कंफ्यूजन हो, अगर आपको लगता है कि भाई हमें मतलब मैं जब आईआईटी की तैयारी करता था तो टीचर बड़े, मतलब आज के ज़माने में टीचर बड़े प्यार से बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ। हमारे टाइम पे टीचर ना मार दिया करते थे। तो जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो ऐसे ही आप लोगों की तरह मैं वहाँ कोने में बैठा हुआ था। मतलब मेरी फेवरेट जो बेंच होती थी वो थर्ड बेंच होती थी, वहाँ मैं बैठा हुआ था। टीचर ने पूछा, अच्छा किसी को डाउट है? मैंने कहा सर पहला क्वेश्चन मतलब किसी भी चैप्टर का, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट होता है, इजी होता है? हाँ, तो मैंने पूछ लेता था सर पहला क्वेश्चन, और उनको जो मन में आता था वो मुझे बोलते थे। मैंने कहा सर बाकी सब ठीक है, पहले बताओ। उसी समय कांड हुआ था, वो क्या कहते हैं, ट्विन टावर अटैक हुआ था। तो ओसामा बिन लादेन का नाम बहुत फेमस हुआ था, उन्होंने मेरा नाम रख दिया था, ये इस बंदे का नाम ओसामा बिन लादेन है, साला बहुत बड़ा आतंकवादी है, ठीक है। मतलब जो नहीं भी पूछना हो तो वही पूछ के जाता है और घेरे खड़ा रहता है। तो अपने दिमाग में बिठा के रखना कि आपको अगर किसी भी तरह का डाउट है तो तब तक पूछना है जब तक वो क्लियर ना हो जाए। और अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा उसके ऊपर अपना दिमाग लगाओ, वो क्लियर हो जाएगा। एक स्टूडेंट था मेरा, मतलब होते हैं ना बहुत सारे मेहनती लोग होते हैं आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए। उस बंदे के साथ दिक्कत ये थी कि उसको समझ में कम आता था, तो उसको मतलब पढ़ने में बहुत मेहनत करता था, समझ में कम आता था। तो जब कुछ समझाया जाता था तो बड़ी देर तक सोचता था। मतलब आप ये समझ लो कि क्लास उसकी 7:30 पे ख़त्म होती थी और वो 8:30 तक रुका रहता था डेली। और कई कई बार ऐसा होता था कि हम लोग कहते थे बेटा देख समझ में नहीं आ रहा, काम कर रट ले। बंदा लिटरली रट लेता था। उसकी जेईई एडवांस में अंडर 1500 रैंक थी। हाँ, कॉन्सेप्ट रट लिया। सर वो खुद ही कहता था सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मतलब मैं रट लूंगा। यही आपके नोएडा का ही था। अबे वो रट लेता था भाई। मैंने कई बार पूछा तो बायो तुमने गलती से सही में मैथ्स लिया कि बायो लेना चाहता था? तो कहना सर ठीक है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको तब भी मेहनत करनी है, क्योंकि आईआईटी में हर एक मार्क्स जरूरी होता है। क्लियर है ना? चलो, तो एक चीज क्लियर है कि अगर मैं कहीं पे भी तीसरे चार्ज को रखूंगा तो उसके ऊपर केवल 2 ही फोर्सेस लगेंगे, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा यस सर बोलते रहना हमेशा ना, जब भी पूछे तब, वरना पता चालू हो गया बगल वाले टीचर आ गए। चलो, तो इसका मतलब कि मैं इसको 3D में, मतलब टू डायमेंशनल प्लेन में कहीं भी नहीं रख सकता, क्योंकि जब भी रखूंगा वो फोर्सेस कैंसिल नहीं हो पाएंगे, कैंसिल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दे विल नॉट बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा, ये देख पिछला क्वेश्चन, ये देख अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इतना सुंदर सुंदर अंग्रेजी में लिखा है। चलो, तो इसका मतलब मैं इस चार्ज को प्लेन में नहीं रख सकता, मुझे कहां रखना होगा? इस लाइन में कहीं पे, जिसके 3 रीजन है।
एक रीजन नंबर 1 ए के लेफ्ट में, रीजन नंबर 2 ए और बी के बीच में, रीजन नंबर 3 बी के राइट में। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। चलो अगर मैं यहां पे रखता हूं दिस इज माय रीजन नंबर 1, ए से इस चार्ज की डिस्टेंस कम है, बी से चार्ज की डिस्टेंस ज्यादा है, दिस इज आर ए ले लेते हैं, इसको आर बी कह देते हैं। तो आर ए इज लेस देन आर बी, ठीक है। ए पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बी पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो इस हिसाब से फॉर्मूला तो मेरे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। इस हिसाब से ए से मिलने वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा बी से मिलने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। इस रीजन में यही होगा, हाँ या ना? एफ ए विल बी ग्रेटर देन एफ बी। तो क्या इस रीजन में मैं इक्विलिब्रियम की उम्मीद कर सकता हूं? परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है बेटा। कंफ्यूजन आपका था? चलो अगर मैं इस बीच वाले रीजन में रख देता हूं, यहां पे कहीं रख देता, कलर चेंज कर लेता हूं पहले, मैं यहां पे कहीं रख देता हूं, तो ए क्या करेगा? उसको धक्का, पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं फिर से, क्या ए उसको धक्का देगा? परफेक्ट। क्या बी उसको अट्रैक्ट करेगा? दोनों क्या सेम डायरेक्शन में फोर्स देंगे? तो क्योंकि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स देंगे तो क्या इक्विलिब्रियम बन सकता है? नहीं क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता, तो इस रीजन में भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। बस अपना एक तीसरा रीजन बचा हुआ है विच इज टू द राइट ऑफ बी। अब अगर मैं यहां पे राइट ऑफ बी में कोई पॉइंट ओ ले लेता हूं जहां पे फिर से मैं उम्मीद करता हूं कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ए उसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल करेगा, फोर्स एफ ए इधर देगा। बी इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है इसको देखते हुए? चलो अब फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का भी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। बी के चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है बट डिस्टेंस भी कम है। ए से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो क्या ये रेशियो बैलेंस आउट हो सकते हैं? यहां पे पॉसिबिलिटी बनती है। बात समझ में आ रही है सबको? कोई ऐसे जिसको कंफ्यूजन है? नहीं। तो केवल एक यही पोजीशन है जहां पे चीजें बैलेंस आउट हो सकती हैं। यहां पे आप कह सकते हो एफ ए कैन बी इक्वल टू एफ बी। अब सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, एक और पेज ऐड कर देते हैं क्योंकि डायग्राम क्लियर और साफ सुथरा होना चाहिए। ए 8 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम, लेट अस से ये पॉइंट O है और ये B से कुछ x डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम नेट फोर्स एट A लिखना चाहेंगे FA, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 0.2 प्लस x। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A, फोर्स ऑफ A विल बी K इंटू 8 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 इंटू, लेट अस से ये चार्ज Q है, इंटू Q डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ये बात। इसी तरह से अगर मैं फोर्स एट B पे बात करता हूं तो ये हो जाएगा K इंटू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर होगा। FA में किसी को दिक्कत? FB में दिक्कत?
कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 है, माइनस क्यों नहीं लिखा जबकि क्वेश्चन में माइनस दे रखा है? क्योंकि जब हम इस तरह से लिखते हैं तो हम क्या लिख रहे होते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने पहले ही चेक कर ली, ठीक है। अब क्या कहेंगे? फॉर द चार्ज, पीछे तक सबको दिखाई पड़ रहा है? सबसे लास्ट वाला बच्चा, ठीक। फॉर द चार्ज एट O to be in equilibrium for the charge at O to be in equilibrium, FA must be equal to FB। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो मैंने घर से रटा था, रट के आए थे कि x की वैल्यू 0.2 इन मीटर आ जाएगी। ये कैलकुलेशन आपकी है, मेरी नहीं है। कोई कैलकुलेट करवाना चाहता तो वो भी बता दे। ओ को हम नेगेटिव मानते तो भी सारे प्रोसीजर ऐसे होते, बस फोर्सेस की डायरेक्शन उल्टी हो जाती। जैसे हम कहते हैं कि भाई इस वाले रीजन में एफ ए लेफ्ट में हो जाता है, एफ बी राइट में हो जाता, बीच वाली पोजीशन पे दोनों ही फोर्सेस लेफ्ट में हो जाते, यहां पे भी एफ ए लेफ्ट में राइट में वो चेंज हो जाता। क्लियर है? क्वेश्चन को और डिफिकल्ट करते हैं। अब मुझसे मत पूछना, खुद से करना। चले आगे बढ़े। कोई ऐसा जैसा नोट ना किया हो? अब ये पुराना ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा। क्या लिखा है? 3 चार्जेस Q1, Q2 and Q are placed on a straight line such that small q is somewhere in between Q1 and Q2. If this system of charge in equilibrium, अब क्या कह रहा है? सिस्टम ऑफ चार्ज इन इक्विलिब्रियम, यानी तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड साइन ऑफ द चार्ज Q? ट्राई करिए। ये ठीक इसके पहले वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। क्या बेटा? इसका क्या बात है, कितना आया आंसर? मिड पॉइंट पे नहीं, मिड पॉइंट पे तो नहीं है। कहाँ लिखा है? क्या लिखा है? आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट Q is somewhere in between, not exactly at the midpoint, somewhere in between. मतलब यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है, ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है,
स्मॉल क्यू यहां पे, यहां पे, यहां पे, इन दोनों के बीच में इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट। तो मान लो यहां पे स्मॉल क्यू है, ये मान लो एक्स है डिस्टेंस पे। अगर आप लोग चाहोगे तो इसी क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा देंगे, लेकिन चाहोगे तब, ऐसे नहीं। ऐसे कैसे नहीं होगा, इसका बाप भी होगा। क्या बच्चा, मैं हेल्प करूं, हिंट हिंट दूं, ये लो HINT ले ले बेटा। अच्छा चलो हिंट देते हैं, सॉल्व करने का मेथड बताते हैं। अच्छा इसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं दे रखी हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है सॉल्व करने के लिए? दोनों, किसी भी दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस नहीं दे रखी, चार्ज का मैग्नीट्यूड उसके बारे में भी बात नहीं कर रखी, एक चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रखी है, और डिस्टेंस के बारे, यार फोर्स लिखने के लिए डिस्टेंस की तो रिक्वायरमेंट होगी ना। तो एक काम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं स्मॉल एल टाइप का, ठीक है, ये मान लेते हैं कि स्मॉल एल है। अब एक काम करते हैं, क्या कहा है कि कौन कौन से चार्जेस इक्विलिब्रियम में है? क्या ये इक्विलिब्रियम में है? यस, हाँ बेटा बोलो। एल तो दे ही नहीं रखा ना, एक्स भी नहीं दे रखा। हाँ, क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है? हाँ है। क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल है। क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल है। तो एक काम करते हैं, एक बार इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखते हुए, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कुछ भी होगा, बट ये इक्विलिब्रियम में तो रहेगा ही रहेगा, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है। इसे इक्विलिब्रियम में मानते हुए एक्स और एल के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक। इसके बाद क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है, इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 लिख के फिर से एल और एक्स में रिलेशनशिप बनाते हैं और दोनों क्या कर देते हैं? इक्वेट। ट्राई करो एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करूं। देखो हम क्या करेंगे कि हमें कहा है कि तीन के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो एक काम करेंगे कि सबसे पहले इसे इक्विलिब्रियम में रखते हुए एक्स और एल के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे। फिर डर के मारे भाग गया। इसे इक्विलिब्रियम में रखते हुए एक्स और एल के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे, कुछ आएगा। फिर इसे इक्विलिब्रियम में रखते हुए एक्स और एल के बीच में फिर से एक रिलेशनशिप बनाएंगे। फिर देखेंगे कि दोनों एक्स और एल के रिलेशनशिप को इक्वेट करके हमें क्या मिलता है। गिव इट अ ट्राई, बहुत इजी है ना बेटा, ना ना नहीं, एक्चुअली मैं सुन भी नहीं रहा हूं क्या बोल रहे हो, पता है गलत बोल रहे हो। तो ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा दे रखा तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही होगा Q1 और Q2 के बीच में। और इसके पहले वाले क्वेश्चन से मुझे ये समझ में आ रहा है कि Q1 और Q2 के बीच में रूट होना जरूरी है, के ऊपर रूट होना जरूरी है। देख लेते हैं बेटा, देखते हैं, मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो। ट्राई किया,
सबसे पहले एक काम करो, इस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स लिखो, इक्वेट कर दो फटाफट। पहला स्टेटमेंट सबसे पहले सभी लोग ये काम करेंगे, बीच वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स लिखेंगे और इक्वेट करेंगे और एक्स और एल के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे। फटाफट करिए। अरे इस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स लिखेंगे और इक्वल करके एक्स और एल के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे, बस एक्स और एल का रेशियो बताएंगे। एल तो दिया ही नहीं ना बेटा, ऐसे ही बोल देते लेट द आंसर इज एक्स, सो द आंसर इज एक्स। जो दिया ही नहीं उसके टर्म में आंसर कैसे बता रहे हो? फटाफट 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 बेटा सभी लोग। के कहां से आ गया? के नहीं आएगा आंसर में, के आंसर में नहीं आएगा। सभी लोगों ने पहला स्टेटमेंट लिख लिया? हाँ बच्चा, एक्स और एल आएंगे ही नहीं आंसर में। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। चलो मैं पहले लिख देता हूं, मैं लिख दूंगा इट इज के इंटू क्यू वन इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू क्यू टू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सभी लोगों ने ये लिखा? बहुत अच्छे। देखो के कट गया, क्यू कट गया, अब ये बन जाएगा एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q2 बाय Q1 और L बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ Q1 आ जाएगी। कितने लोगों का ये सही है? बिल्कुल हाथ उठा के बताओ। बहुत अच्छे। x बाई एल की वैल्यू आ गई सबकी। अब अगला काम क्या करना है? इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स लिखना है, फिर से x बाई एल की वैल्यू निकालनी, जैसे यहां पे निकाली है वैसे निकालनी है और इक्वेट कर देना है, बस। अब करके दिखाओ। रूट ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2 विद अ नेगेटिव साइन। घर से रट के आया था, रूट में होगा। अच्छा, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाना चाहिए? नहीं। तो एक काम करेंगे कि इसके बाद मैं अपने क्वेश्चन पूछूंगा और बाकी के ना क्वेश्चंस अपने घर पे ले जाना। जब कोई आपको हीरो मिले ना ऐसा, इन क्वेश्चंस को, आगे क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेगा, बाकी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, ठीक है? चलो आगे बढ़े। किस पे फोर्स बैलेंस कर रहे हैं? इस पे। सबको क्लियर है ना? अच्छा, इस पे बैलेंस कैसे कर रहे हैं? हम कहेंगे पहले ये वाला फोर्स क्या देगा, के Q1 इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। Q2 क्या फोर्स देगा, के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय एल का होल स्क्वायर। तो L बाय एक्स की जो वैल्यू होगी वो रूट ऑफ Q1 अपॉन, नहीं, रूट ऑफ Q2 कैंसिल, Q1 अपॉन Q हो जाएगी। हाँ या ना? सबका आ गया? हाँ बच्चा, डायग्राम में। हाँ बच्चा, कहाँ एन लिया बेटा? ये Q1 है। एक्चुअली इतनी हाथ इतना स्टेबल हुआ नहीं है,
धीरे करके हो जाएगा, उसको भी ठीक कर लेता हूँ यार। अच्छा ये Q1 है, Q2 बाय Q हो जाएगा, Q1 है ये, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं, हमने क्या किया इस वाले स्टेप में, हमने स्मॉल q के ऊपर नेट फोर्स बैलेंस किया, दोनों फोर्सेस लिखे, रीअरेंज किया, ये लिख दिया। इसके बाद दूसरे वाली जगह पे हमने इस Q1 के ऊपर नेट फोर्स को बैलेंस किया, दोनों जगह से हमें x/L की वैल्यू मिली। अब हमें क्या करना है, इक्वेट कर देते हैं। चलो इक्वेट कर देते हैं। क्या बच्चा, हाँ उस पर भी कर सकते थे, आंसर सेम ही आएगा। तो अगर इक्वेट करेंगे तो इट विल बी रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ Q1 इज इक्वल टू रूट ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ Q। तो स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर। बट ये इसका मैग्नीट्यूड है, साइन क्या होगा, कैसे, हाँ बताओ। एग्जैक्टली इसकी तो टेंशन ही नहीं है, ये तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। स्मॉल q पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इक्विलिब्रियम रहेगा सेंटर पे। बट जब इसके ऊपर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेंगे तब कहेंगे Q2 क्या करेगा, इसको रिपेल। तो स्मॉल q क्या करे, इसको अट्रैक्ट कब करेगा, जब खुद नेगेटिव होगा। जब खुद नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन बाय ऑब्जर्वेशन आएगा। क्लियर है सबको, हाँ बच्चा, क्या चीज, नेगेटिव पॉजिटिव। चलो आप मुझे आंसर देना, Q2 है, Q1 है, यहां पे Q है। मुझे ये बताओ कि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो Q1 इसको क्या करेगा, धक्का देगा अगर ये पॉजिटिव हुआ तो, और Q2 इसको क्या करेगा, धक्का देगा, हाँ कि ना। बट इसी की जगह पे अगर ये नेगेटिव है, अगर ये Q नेगेटिव साइन के साथ है तो Q1 इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों ही कंडीशन पे सेंटर वाला चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर सकता है। किसी को डाउट है इसमें, चलो। बट इसका क्या, इस वाले केस में इस वाले चार्ज की बात कर लेते हैं। Q2 पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बहुत अच्छे, F Q2। अब स्मॉल q भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। क्या इस केस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, बहुत अच्छे। इस केस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट केस में देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस में देख लेते हैं, Q2 क्या कर रहा है, इसको रिपेल। Q1 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट। स्मॉल q अट्रैक्ट करेगा। क्या इस केस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, इसीलिए स्मॉल q क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्लियर है बच्चा। अगला क्वेश्चन,
ये तो इंटीग्रेशन बेस्ड है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पास हैं। जैसे जैसे आप लोग धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जाएंगे, मतलब ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो, ये तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ये और मज़ेदार क्वेश्चन है, ये और मज़ेदार क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन बेस्ड नहीं है, ये सब बड़े मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन है। नहीं, थैंक यू नहीं। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से आगे हम अपने क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम एक्सट्रीम लेवल के हैं। नहीं बेटा देखो, एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करें, वो अच्छा है। बहुत तेज भागने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी दूसरी क्लास है, मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन भी करवा दूंगा तो भी आपको लगेगा यार पता नहीं क्या चल रहा है। ऐसी चीज़ें करवानी चाहिए जो पहली बार में लगे कि नहीं हो रही हैं, बट जैसे ही समझाया जाए वो होना शुरू हो जाए। क्योंकि अभी हम में से आधे से ज़्यादा लोगों का सबसे बड़ा डर क्या है, हमें कोई ये भी बता देना कि लिखना क्या है तो भी हम नहीं लिखते। कितने लोगों को ये फेस होता है, बताओ कितने लोगों को फेस होता है? कोई हमें बता भी दे क्या लिखना है तब भी हम नहीं लिखते। ये आदत हमें खत्म करनी है अपनी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत आसान सा। अच्छा, एक जेई एडवांस नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं, एनसीईआरटी में एडवांस कहाँ होता है यार। चलो, ये क्वेश्चन चार्ज है क्यू, ये भी एक चार्ज क्यू है, यहाँ पे स्मॉल चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी एक स्मॉल चार्ज क्यू है। इसको कर रखा है फिक्स, इसे भी फिक्स कर रखा है। ये एक स्क्वायर है, 4 चार्जेस। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को, अंग्रेजी में लिखना है तो अच्छे कलर से। 4 charges are arranged at the corners of a square as shown। ठीक है, 2 of the charges are fixed but rest 2 are not। ठीक है, मतलब इन दोनों चार्जेस को फिक्स कर दिया है, इन दोनों चार्जेस को फिक्स नहीं किया है और छोड़ रखा है। ठीक है, none of the charge is moving, then the value of small q in terms of capital Q is। Try it। सिंपल सा, मतलब इन दोनों चार्जेस छोड़ रखा है तो ये मूव नहीं कर रहे।
ऑब्वियसली ये भी स्मॉल क्यू है, ये भी स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू है। तो इस स्मॉल क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू क्या हो, सो दैट कि चारों चार्जेस मूव नहीं, मतलब कि ये दोनों चार्जेस मूव ना करें। ये तो फिक्स कर रखे गए, इनको फिक्स करके रखा गया है, इन्हें छोड़ दिया गया है। इन स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या हो, सो दैट कि ये दोनों मूव ना करें। 2√2 टाइम्स, रट के आए हो, याद तो इतनी जल्दी कैसे बता दिया, सॉल्व किया यार, गजब, गुड यार, जल्दी बताया काफी। विद नेगेटिव साइन भूल गए ना, कोई बात नहीं यार, ट्राई करिए सभी लोग। करना कुछ नहीं है, किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या करना है, 0। बहुत अच्छा। हाँ बच्चा, ये वाला क्वेश्चन देखो, 4 चार्जेस लिए, 2 स्मॉल क्यू के और 2 कैपिटल क्यू के, ठीक है। इन चारों चार्जेस को हमने स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे रख दिया, ठीक है। 2 को पकड़ लिया, खूंटा काट दिया, यहाँ पे कील काट दिया, बाकी 2 को मैंने ऐसे ही हवा में छोड़ दिया है। छोड़ने पे पता चलता है कि ये दोनों रेस्ट पे बैठे हुए हैं, हिल नहीं रहे अपनी जगह से। तो इस स्मॉल क्यू की वैल्यू इस कैपिटल क्यू के टर्म्स में क्या होनी चाहिए, आ गया। लास्ट तक आप तैयारी की थी, हाँ जी, आवाज आ रही है बगल वाले की, बातें कर रहे हो ना, जल्दी जल्दी बेटा, सिंपली बार बार एक ही काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेट फोर्स 0। जो पहली क्लास में सोने लगा लड़का, नींद आ रही है बच्चा, गर्मी की छुट्टियां बीत रही थी, अभी तो दोपहर में सोने की आदत पड़ी हुई है ना।
सुबह सुबह नहाए थे, तब भी नींद आ रही है यार। अच्छा जल्दी आंसर लिखिए फटाफट, बातें नहीं, सॉल्व करें। अच्छा एक थ्योरम होती है जिसे हम लोग कहते हैं साइन रूल या फिर लैमीज थ्योरम, उसके बारे में पता है सबको? नहीं पता? चलो मैं आप लोगों को पहले साइन रूल बताता हूं, इसके बाद लैमीज थ्योरम बताता हूं। साइन रूल सबको पता ही होगा। इफ देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी, जहां कॉर्नर ए के सामने वाली लेंथ को स्मॉल ए, कॉर्नर बी के सामने वाली लेंथ को स्मॉल बी, कॉर्नर सी के सामने वाली लेंथ को स्मॉल सी बोला, ये एंगल बी है, ये एंगल ए है और ये एंगल सी है। दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल सी। ट्रायंगल में किसी को दिक्कत? हम अगर साइन रूल की बात करते हैं तो साइन रूल कहता है कि एज ए लेंथ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल इन फ्रंट ऑफ इट for all the three angle for all the three side is always equal। मतलब a upon sin a must be equal to b upon sin b is equal to c upon sin c होगा। इसी से मिलता जुलता हमारा एक लैमीज थ्योरम होता है। साइन रूल तो क्लियर है ना, पढ़ा भी होगा, याद भी होगा साइन रूल को। साइन रूल लैमीज थ्योरम कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तीन फोर्सेस F1 F2 और F3 ये एक्ट कर रहे हैं, जिसमें F1 का ऑपोजिट एंगल θ1 है, F2 का ऑपोजिट एंगल θ2 है और F3 का ऑपोजिट एंगल θ3 है। तो जस्ट लाइक साइन रूल, इफ इन इक्विलिब्रियम, इफ द पॉइंट P is in equilibrium, then F1 upon sin θ1 is equal to F2 upon sin θ2 is equal to F3 upon sin θ3 होगा ही होगा, बट ओनली फॉर थ्री फोर्सेस। किसी ने दिमाग लगाया कि नहीं, एक काम करते हैं चार फोर्सेस के लिए कर लेते हैं, और एक लाइन ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, फिर कह रहा है सर इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल तीन फोर्सेस के लिए ये एप्लीकेबल है। applicable only for three forces, three vectors, not forces। नोट कर लिया? ये देखो, मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताता जाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स का आपको कलेक्शन करके रखना है और हमेशा दिमाग में आपको याद होने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से ही जेईई एडवांस के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं।
ये पॉइंट P है। हाँ, लिख भी दिया साथ में। इफ द पॉइंट P इज, अगर पॉइंट P इक्विलिब्रियम है तभी ऐसा होगा। पॉइंट P अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, पॉइंट P का इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है? नेट वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0। कर लिया नोट? आगे बढ़े? चलो, जैसे जेईई एडवांस का ये क्वेश्चन था, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में था और कुछ समय के बाद इसको जेईई एडवांस में भी कुछ साल पहले पूछा गया था। पहले क्वेश्चन तो ले ले बेटा। क्वेश्चन सबको याद है? अरे फोर्स लिखने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट होता है? हाजी, दो चीजें, चार्जेस और डिस्टेंस। डिस्टेंस तो दी नहीं है, दी है क्या? नहीं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस L है, ये कैपिटल Q है, ये भी कैपिटल Q है, ये स्मॉल q है, ये भी स्मॉल q है। तो ये दोनों तो इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल q को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करते हैं। हम कहेंगे देखो स्मॉल q को क्या फोर्स देगा? क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? रिपेल करेंगे पक्का? बहुत अच्छे। ये देखो F स्मॉल q। अच्छा, कैपिटल Q इसे क्या करेगा? अगर हम कहते हैं कि कैपिटल Q इसको रिपेल करता है, इस डायरेक्शन में फोर्स देता है F कैपिटल Q स्मॉल q, तो ये भी क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि सेम साइन का लेना पड़ेगा। बेटा इधर देख लो, ये भी F कैपिटल Q स्मॉल q होगा। अगर हम ये मानते हैं कि कैपिटल Q और स्मॉल q दोनों सेम साइन के हैं, तो फोर्सेस कुछ इस तरह से बन रहे होंगे। किसी को दिक्कत? क्या ऐसी कंडीशन पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है? सब क्या करेंगे? इसको धक्का देके आगे मूव करवा देंगे, बट इक्विलिब्रियम है, बोला है। इसका मतलब कि कैपिटल Q स्मॉल q को धक्का नहीं दे सकता, क्योंकि धक्का देगा तो इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? उसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, कैपिटल Q एंड स्मॉल q मस्ट बी ऑफ opposite sign so that the equilibrium, opposite sign in nature, so that equilibrium is established। किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है ना? तो अगर ऐसा है तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। F कैपिटल Q स्मॉल q, F कैपिटल Q स्मॉल q, और क्या इक्विलिब्रियम हो सकता है? अब पॉसिबल है। अब फिर से क्या हम यहां पे लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं? क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि पहली बात तीन फोर्सेस हैं, दूसरी बात इक्विलिब्रियम बता रखा है ना? तो हम क्या करेंगे? इसकी इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करेंगे और पहले कहेंगे देखो ये एंगल कितना कितना है? ये एंगल, ये एक स्क्वायर के कॉर्नर का एंगल है जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री।
बाकी ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, क्योंकि एफ स्मॉल क्यू एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग जाएगा, मतलब डायगोनल के अलॉन्ग जाएगा। डायगोनल एंगल पर स्क्वायर का डायगोनल उसका एंगल बाइसेक्टर होता है, तो अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा 135 डिग्री और दूसरा वाला भी 135 डिग्री। किसी को दिक्कत है यहां पे? अगर ऐसा है तो लगा देते हैं साइन रूल, एफ स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 135 डिग्री, अच्छा 90 डिग्री, ओहो, इज इक्वल टू एफ ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 135 डिग्री। तीसरे वाले के लिए लिखेंगे तो सेम ही चीज लिख रहे होंगे, ठीक। अच्छा, एफ स्मॉल क्यू की वैल्यू जिससे पूछे वही बताएगा। हाँ बेटा, बॉय ने क्या लिखा है? बॉस। हाँ बेटा बताओ। बता दो बेटा। के क्यू अपॉन आर कहां है, पहले हम खोज के बताओ। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या होगा? ये डिस्टेंस देखी जाएगी, दिस इज डायगोनल लेंथ जिसकी वैल्यू √2l होगी, तो डिवाइडेड बाय √2l का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे। एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू किससे पूछा जाए? हाँ बेटा तुम बताओ। हाँ आराम से बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर। बहुत अच्छे। अब क्या करना है, ये सारी वैल्यू यहां रखनी है और फिर ऑन कैलकुलेशन, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ऑन कैलकुलेशन स्मॉल क्यू की वैल्यू 2√2 कैपिटल क्यू, और साइन कैसे है, वहां से स्टेटमेंट लिख दिया मैंने क्लियरली, उसके अकॉर्डिंगली नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस विल बी आवर आंसर। हाँ बच्चा, एफ इनका रिजल्टेंट रखोगे तब भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आपने लिख दिया तब तो आपके पास एक एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बना और आपके पास एक एफ रिजल्टेंट बन गया इन दोनों का। तो लगभग एक ही चीज सॉल्व कर रहे होगे। फिर इसको बिल्कुल कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। मैंने क्योंकि इसके पहले ठीक लैमिस थ्योरम बताया था तो उसका एक एप्लीकेशन दिखाया था। ठीक है बेटा, चलो एक्चुअली आप में से अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको वेक्टर्स में थोड़ा सा हाथ तंग होगा, है ना। तो हम लोग धीरे धीरे चले तो अच्छा रहेगा। जैसे एक छोटा सा पॉइंट बताया उसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लिया, धीरे धीरे करके जब तक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा तब तक बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। कोई डाउट इसमें? चलो अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं। हाँ बच्चा, फोर्सेस लिखना समझ में आ रहा है, इक्वेट करना, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना समझ में आ रहा है। छोटा सा स्टेप आगे बढ़ाएं। चलो एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे एक स्मॉल q1 चार्ज है, यहां पे एक दूसरा स्मॉल q2 चार्ज है।
यहां पे मास m1 है, यहां पे मास m2 है। डायग्राम क्लियर है? एक Q1 चार्ज है, इसका मास m1 है, दूसरा चार्ज Q2 है जिसका मास m2 है। दोनों एक सरफेस पे रखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहां पे Q1 चार्ज को v वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, मैं अंग्रेजी में अब लिखता हूं कि टू चार्जेस आर two charges Q1 M1 and Q2 M2 are placed on a smooth horizontal surface as shown, and Q1 is given velocity v towards right, ठीक है। ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन Q1 slows down and comes to momentarily rest, full stop. What is the speed of Q2 when Q1 is at rest? ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि v जो वेलोसिटी दी गई है वो Q1 और Q2 को लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग दी गई है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, v is given along line joining Q1 and Q2। हाँ बच्चा, कौन सा? V is given. What is the speed of Q2 when Q1 is at rest? हाँ, Q1 ही पीछे ना। हाँ ठीक तो है, सही है बेटा। हाँ, अब फिर से एक बार बताओ क्या बोल रहे हो?
Q1 को वेलोसिटी दी गई है ना, और साथ में ये भी तो बताया ना कि ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन Q1 स्लो होगा धीरे धीरे, इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली ये रेस्ट पे है, बट रिपल्शन की वजह से वो वेलोसिटी तो गेन करेगा ना। चलिए सभी लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क का। अरे 10 मिनट बचा है, बातें नहीं, क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद के जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि आपको फौरन सॉल्व करना है, ये धीरे धीरे सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है इसके आगे, ठीक है। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने छोड़ दिए, मैंने सॉल्व नहीं करवाए, वो धीरे धीरे सॉल्व होंगे, और नहीं भी होते तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, F1 कहाँ दिया है, कुछ लिखा है सर? हाँ, मोमेंटम कंजर्वेशन से ही आएगा। क्यों? नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन में ऐसा कहाँ कहते हैं? V m1/m2, हाँ ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। Vm1/m2, सब लोगों को ये समझ में आ गया? क्यों आया? नहीं, समझ में क्यों आया ये बताओ, चलो कारण बताओ ना भाई। देखो, सेंटर ऑफ मास नाम का एक चैप्टर बचपन में पढ़ा था, नहीं पिछले साल पढ़ा था, जिसमें वो कहा था ना, नाव पे चढ़ते हैं तो नाव चलने लगती है, नाव से उतरते तो नाव पीछे चली जाती है, और खूब सारी कहानी सुनाई थी कि बंदूक चलाते हैं तो बंदूक रिकॉइल करती है। वो एक्चुअली चैप्टर में कहा क्या जाता था कि अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। अच्छा, सिस्टम क्या होता है? हाँ, मतलब वो बॉडी नहीं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, किसी को भी देख सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ मान लिया,
हम्म, चलो अभी हम आते हैं इस पे। चलो अब सिस्टम के ऊपर जो आप लोग लिखते हो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो जो नेट फोर्स होता है वो उसके एक्सटर्नल फोर्सेस को, मतलब नेट फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। सिस्टम का मोमेंटम चेंज कब होता है? जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस हो। अब ये एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स होता है जिस फोर्स का रिएक्शन सिस्टम के बाहर हो। जिस फोर्स का रिएक्शन सिस्टम के अंदर होता है वो इंटरनल फोर्स होता है। याद रहेगा? सिस्टम मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिन जिन चीजों को आप देखना चाहते हो। कोई भी फोर्स एक्सटर्नल या एक्सटर्नल नहीं होता, वो सिर्फ सिस्टम डिपेंडेंट होता है। सिस्टम बताएगा कि वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है। ठीक है, अब जरा देखते हैं हमने क्या कहा। हम तो वैसे बहुत कुछ कहते रहते हैं, बट अभी क्या कहा? इन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को रिपेल किया। रिपेल किया तो इसको फोर्स मिला पीछे, इसे फोर्स मिला आगे। क्या ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल फोर्स है? मैंने आधी बात बोली है। मैंने क्या बात, मतलब मैंने क्या कंप्लीट नहीं किया? मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं किस सिस्टम की बात कर रहा हूं। अभी तो मैंने बोला ना कि भाई एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? जिस फोर्स का रिएक्शन सिस्टम के बाहर हो। और सिस्टम क्या होता है? जिसे हमें ऑब्जर्व करना है। अगर मैं सिर्फ अकेले, अच्छा, अगर मैं सिर्फ अकेले इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करूं तो इस पार्टिकल के ऊपर मुझे एफ फोर्स दिखाई पड़ रहा है। ये एफ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा, क्योंकि जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस एफ का रिएक्शन उस सिस्टम के बाहर चला गया। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एफ इज एन एक्सटर्नल फोर्स। बट अगर मैं इन दोनों चार्जेस को एक साथ कंसीडर करूं तो कर सकते हैं क्या? हम तो कितने भी पार्टिकल को एक साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिस्टम क्या होता है? द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब जिस यूनिवर्स को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है, क्या ये दोनों फोर्सेस इस सिस्टम का पार्ट बन गए? बन गए हैं। इसका एक्शन और रिएक्शन सिस्टम के अंदर है। अब क्या ये फोर्स एक्सटर्नल रह गया? नहीं, ये फोर्स सिस्टम का पार्ट बन गया है। एक्शन रिएक्शन दोनों ही अंदर आ गए हैं। दिस विल बिकम एन इंटरनल फोर्स। सिस्टम का मोमेंटम तभी चेंज होता है जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, नहीं सॉरी, जीरो ना हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है या नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो मोमेंटम इज कंजर्व। क्या इनके ऊपर इस एफ और एफ के अलावा कोई और फोर्स लग रहा है? तो क्या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कहा जाएगा? जो फोर्स मिल रहा था वो तो इंटरनल था, बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, देयरफॉर द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक, नाउ हाउ डू यू राइट मोमेंटम ऑफ सिस्टम? झूठ, मास इंटू वेलोसिटी होता ही नहीं है। अच्छा होता है, ऐसा ऐसा ही होता है। अच्छा चलो मान लेते हैं। तो ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 है। एक काम करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं।
मैं कहता हूं ये मेरी इनिशियल सिचुएशन थी। हमने कहा नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, देयरफॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। हमने कहा ये मेरा इनिशियल कंडीशन था जहां पे इसके पास v स्पीड थी। फाइनल सिचुएशन में क्या था? Q1 हैज कम टू रेस्ट और Q2 भाग रहा होगा। लेट अस से इसके पास स्पीड v डैश आ गई। लीनियर मोमेंटम लिखने का जो तरीका होता है वो होता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। यहां पे भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। अब इस पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली, इनिशियल था ये फाइनल है, ठीक है, यहां पे हम इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे PI ऊपर एरो लगा के, क्योंकि ऑलरेडी जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी विल बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव टर्म। और अगर वेलोसिटी इस पॉजिटिव के ऑपोजिट हुई तो इट विल बी ट्रीटेड विद अ नेगेटिव साइन। ध्यान रखिएगा। इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे? इस वाले पार्टिकल का मास है m1, वेलोसिटी है प्लस v1, इसे प्लस v, ये ठीक है, प्लस क्यों? पॉजिटिव डायरेक्शन में। फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे, क्या लिखेंगे? m2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस v डैश, माइनस क्यों बेटा? प्लस की डायरेक्शन में ना। अब क्या कहेंगे? बिकॉज नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, PI वेक्टर इज इक्वल टू PF वेक्टर, देयरफॉर m1v is equal to m2v dash, so v dash will be equal to m2v by, sorry, हाँ बेटा गलती हो गई, पाप हो गया, by m2। बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातें मैं बताने की कोशिश करता हूं, अगर फिर भी ना समझ में आए तो बार बार जरूर है, भागने की जल्दी। इसको कहां भागना है बेटा? कहां जा रहा है? अच्छा चलो, छोटी छोटी चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं, ना समझ में आए आप बार बार पूछेगा, मैं बताऊंगा, ठीक है? बट कोई भी चीज आप मिस नहीं करेंगे। आज के लिए हाँ मुझे पता था। थैंक यू।